प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज देख रहे हैं बीए थर्ड ईयर वालों के लिए पेपर 2 और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज अपना टॉपिक है अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, यानी एक सब्जेक्ट के रूप में एक स्टडी के रूप में अगर हम लोक प्रशासन को देखते हैं तो इसका विकास क्रम क्या है। लोक प्रशासन का अध्ययन के रूप में विकास, किस तरह से लोक प्रशासन है वो एक अध्ययन के रूप में शामिल हुई है और इसे किस रूप में किस तरह से लोक प्रशासन का विकास हुआ है, तो इसको हम समझने वाले हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे स्टेप में काउंट कर लिया कि हर स्टेप के बारे में, यानी हर चरण के बारे में आपको समझाने वाला हूँ कि लोक प्रशासन किस किस स्टेप में किस तरह से आगे बढ़ी, लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ शुरुआती तौर पर, तो लोक प्रशासन का काफ़ी पुराना इतिहास है। किसी न किसी तरह से पहले राजाओं महाराजाओं के समय देख लीजिए या उससे पहले के समय देख लीजिए, एक सिस्टम, एक प्रशासन चलता था, एक प्रशासन व्यवस्था चलती थी, ठीक है ना। तो उस प्रशासन व्यवस्था में ये लोग प्रशासन के गुण गाए जाते थे या लोक प्रशासन काफ़ी पुराना है। लेकिन लोक प्रशासन को एज लोगों के लिए चलाया जाए और लोग उसको समझ सके और लोगों के लिए एक लोक प्रशासन नए सब्जेक्ट के रूप में कब से अस्तित्व में आया, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो लोक प्रशासन की स्वतंत्र एक विषय के तौर पे, एक अध्ययन के तौर पे ये सब्जेक्ट है वह 1887 से 1926 के दौरान काफ़ी अपने एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में आती है। तो लोक प्रशासन है उसकी शुरुआत कब से होती है, तो हम यहाँ पे एक एक चरण को यहाँ पे समझेंगे। तो पहला लोक प्रशासन का जो पहला चरण है वो 1887 से लेकर 1926 है। अब ये लोक प्रशासन का पहला चरण है क्योंकि इसमें राजनीतिक और प्रशासन में द्वैत भाव था कि प्रशासन कौन सा सब्जेक्ट है, राजनीति के लिए प्रशासन है या प्रशासन के लिए राजनीति है, तो इस तरह से विवाद था। लेकिन इस ध्यान रखें कि ये कब से शुरू होता है लोक प्रशासन के संबंध में ये अध्ययन का दृष्टिकोण, ये शुरू होता है 1897 में, जब एक अमेरिकी विद्वान, यानी लोक प्रशासन का विकास कहाँ से होता है, अमेरिका से होता है। एक अमेरिकी विद्वान जिसका नाम आप ध्यान रखिएगा, वुडरो विल्सन ने 1887 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो पुस्तक लिखी गई, इस पुस्तक से ही लोक प्रशासन के अध्ययन की और विषय की एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में शुरुआत होती है। तो ये विद्वान कहाँ का था, यूएसए का। अब यहाँ से लोक प्रशासन की शुरुआत होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन उस समय लोक प्रशासन किस के अंतर्गत मतलब कन्वर्ट होकर रह जाता है, राजनीतिक और प्रशासन के अंतर्गत। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि वुडरो विल्सन ने जो पुस्तक लिखी थी, अब इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने एक पत्रिका भी प्रिंट करी थी जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। तो इसमें इस अध्ययन क्षेत्र की प्रथम युग का प्रवर्तक माना जाता है और यहीं से लोक प्रशासन की शुरुआत होती है। और एक विद्या के रूप में लोक प्रशासन का जनक है वो वुडरो विल्सन को माना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, वुडरो विल्सन को इसका जनक भी माना जाता है और यहीं से लोक प्रशासन की शुरुआत होती है। तो ये जो दौर है वुडरो विल्सन वाला दौर, ये 1827 से 1926 के मध्य चलता है। और इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि लोक प्रशासन को एक शासन संचालन के लिए, यानी प्रशासन को एक ऐसे विज्ञान का निर्माण किया गया जो शासन के पद को प्रदर्शित करता है, संगठन को सुदृढ़ और विशुद्ध बनाए रखता है। तो इसलिए लोक प्रशासन को एज ए प्रशासन के रूप में महत्व दिया गया। लोक प्रशासन की शुरुआत है वह इस चरण से होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन लोक प्रशासन को फिर भी एक कनेक्टेड सब्जेक्ट के रूप में माना जाता था कि भाई ये किसी न किसी सब्जेक्ट का एक भाग है, ऐसा समझा जाता था। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बता दूं कि 1926 में, नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि 1926 के अंतर्गत एलडी हाइट, 1926 में एलडी, इसमें वाइट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये विद्वान है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन, यहाँ पर मैं आपको वापस बताना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन
टू इंट्रोडक्शन टू दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह से पूरा नाम था। अगर आप चाहे तो मैं पूरा नाम आपको लिखवा देता हूँ, तो चलो लिख दीजिए, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पुस्तक के बाद लोक प्रशासन को एज ए स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया गया। स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का अध्ययन किया गया। किसका अध्ययन किया गया? लोक प्रशासन का। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये वो दौर था जिस समय राजनीति और प्रशासन के मध्य भेदभाव हुआ करता था कि ये लोक प्रशासन विषय राजनीति का है, लेकिन लोक प्रशासन के अंदर कुछ विचारक कहते थे नहीं, ये प्रशासन कला एक अलग है विषय के रूप में। तो ये वो दौर था जब राजनीति, ये लोक प्रशासन अपने स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आ पाई। तो पहला दौर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे दौर की, जो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो पुस्तक हैं, वो ध्यान रखिएगा। इस पहले स्टेप यानी पहले चरण से जुड़े हुए दो विद्वानों के नाम आपको इस तरह से ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दूसरा दौर, जो सेकंड हम कहेंगे, यानी सेकंड यहाँ पे लिखूंगा जिसे ध्यान रखें, 1927 से 1937। इस समय क्या था? प्रशासन के सिद्धांतों पर जोर दिया गया। अब सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट के रूप में काउंट भी किया गया। अब प्रशासन यानी एक सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत के निर्माण पर जोर दिया गया। तो ये वो दौर था जब लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा। और इसके अंतर्गत कौन कौन से विद्वान थे, अगर ऐसा पूछा जाए तो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ध्यान रखें लोक प्रशासन के विषय के रूप में इस दौर में राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन के विचार के पुनर्निरीक्षण पर बल दिया गया और मूल्य मुक्त प्रबंध विज्ञान की उद्भावना देखी गई। यानी इस दौर की अगर बात करें तो प्रशासन सिद्धांतों पर जोर दिया गया और मूल्य मुक्त, ये बड़ा आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें जरूरी चीज़ है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। मूल्य मुक्त प्रबंध विज्ञान की उद्भावना, मूल्य मुक्त प्रबंध विज्ञान की उद्भावना का जन्म हुआ। यानी देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से जो वर्तमान में जैसे लोक प्रशासन एक एज ए फुल सब्जेक्ट के रूप में काउंट है, वैसा ये दौर नहीं था, उसी तरह का विकसित दौर नहीं था, लेकिन इसको एज ए सब्जेक्ट के तौर पे अध्ययन किया जाने लगा। तो उस समय इसको मूल्य मुक्त प्रबंध विज्ञान की उद्भावना के तौर पे समझा गया और इसका जो अध्ययन है वो सुचारू रूप से शुरू हो गया। और इसमें मान लीजिए ये सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट किस सिद्धांतों पे टिकी हुई है, इन सिद्धांतों के निर्माण पर जोर दिया गया। और इसके अंतर्गत जो सबसे जरूरी बात है वो ध्यान रखना है कि W.F. विलोबी, क्योंकि हर स्टेज से कोई ना कोई विद्वान जुड़ा हुआ है। W.F. विलोबी ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को हम यहाँ पे कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पुस्तक किसकी थी? ये पुस्तक थी विलोबी की। और इस पुस्तक ने सेकंड स्टेज में काफ़ी कुछ बहुत बढ़िया संभावना लोक प्रशासन के लिए बनाई। मतलब विलोबी की यह पुस्तक शीर्षक का ध्यान देने योग्य है क्योंकि यह पुस्तक है वह 1927 में हुई थी, यानी ये सेकंड एज की शुरुआत होती है। और इसके अंतर्गत इस पुस्तक में कहा गया है कि पूर्ण विश्वास रखने इस बात पे पूर्ण विश्वास रखती है, इस बात पर पूर्ण विश्वास के साथ जोर देती है कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं और इनको क्रियान्वित करने में लोक प्रशासन को सुधारा जा सकता है। तो यही बात धीरे धीरे आने वाले विद्वानों ने भी अपने अपने हिसाब से कही। और जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ क्लास पहले ही आपको बताया था गुलिक की, लूथर गुलिक ने भी लोक प्रशासन के अंदर अपनी एक सिद्धांत की बात कही थी कि लोक प्रशासन क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। तो जैसा कि अगर आपको पता हो, इसके अंतर्गत लोक प्रशासन के अंदर लूथर गुलिक ने बात कही थी पोस्ट
कार कि लोक प्रशासन क्या है, तो इसने इन शब्दों में बताने का प्रयास किया था। तो इस तरह से ये वो दौर था जिस समय लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर जोर दिया गया। क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। और यही लोक प्रशासन के सिद्धांतों की यहाँ पे शुरुआत होती है और इसके बाद आता है तीसरा चरण। पहला दूसरा समझ में आ गया होगा, तीसरा चरण समझ लीजिए। और इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही है, इसलिए एंड तक समझना है। अगर मिस कर लिया तो बेटा जी फिर पछताओगे एग्जाम के टाइम पे। तृतीय चरण है 1938 से 1946। इसमें क्या हुआ, इस दौर में प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती मिली। यानी जो सिद्धांत सेकंड स्टेज में बने थे, लोक प्रशासन के अंतर्गत एक लोक प्रशासन विषय है तो उसमें कुछ सिद्धांत होते हैं, उसी सिद्धांतों को इसके अंदर चैलेंज मिला। क्या वास्तव में ये सिद्धांत लोक प्रशासन के ही सिद्धांत थे? क्या ये सिद्धांत लोक प्रशासन को एक सफल विज्ञान बना सकते हैं या लोक प्रशासन को एक सब्जेक्ट के रूप में स्वतंत्र स्थान दे सकते हैं? तो इस तरह से इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर ये विचार मंथन इस दौर में शुरू हुआ। और इस तरह से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लोक प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के तथाकथित सिद्धांतों को चुनौती दी गई और कहावतों में कहा गया कि ये सामाजिक और आवश्यकताओं के निरंतर दबाव के कारण ये जो व्यवस्था है वो बनी है। लेकिन ये सिद्धांत धीरे धीरे महत्वपूर्ण होते जा रहे थे, क्योंकि इस सिद्धांतों के अंदर भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आ रही थी। जैसे अगर मैं बताऊं, चेस्टर बर्नार्ड ने एक पुस्तक लिखी थी। चेस्टर बर्नार्ड ने इस एज में यानी 1938 में ही एक पुस्तक लिखी थी, क्योंकि हर एज में किसी न किसी विद्वान की पुस्तक ने इस लोक प्रशासन को अच्छे से आगे बढ़ाया है। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, द फंक्शन ऑफ द एजुकेटिव, आप चाहे तो मैं नोट कर लेता हूँ, द फंक्शन ऑफ द एजुकेटिव, इस तरह से ये बुक है, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत। ये चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक है और इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने बताया कि ये जो लोक प्रशासन है वह संगठनात्मक विश्लेषण और मनोवैज्ञानिक व्यवहार पर आश्रित उपकरणों पर बल देती है। और इसी तरह 1946 में हर्बर्ट साइमन ने भी प्रशासन के सिद्धांतों को कुछ अच्छी तरह के न समझा पाने के कारण मजाक भी उड़ाया था। लेकिन लोक प्रशासन है वह इस दौर में आते आते वैज्ञानिक प्रबंध को और व्यापक और मानवीय बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंध को व्यापक और मानवीय बनाने की, वैज्ञानिक प्रबंध को ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध को और अधिक व्यापक, यानी ये लोक प्रशासन एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मान लीजिए ये क्या है, एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के तौर पे भी होते हैं कि लोक प्रशासन को कैसे चलाया जाए, तो इसको और ज़्यादा वैज्ञानिक बनाने की व्यवस्था को जोड़ दिया गया। जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को की परीक्षा को यहाँ पे प्रकाश जाने लगा गया। और इसी तरह से अगर बात करें तो ये जो व्यवस्था थी इसमें मानवीय प्रक्रियाओं की, यानी इस सिद्धांतों को मानवीय प्रक्रिया की जो व्यवस्था थी वो बनाना आरंभ कर दिया गया। और ये रखा गया कि ये विषय तभी ध्यान देगी जब मानव के संबंधों पर आधारित हो, तो मानवीय संबंधों पर जोर दिया गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि 1938 तक और 1940 तक की व्यवस्थाओं में चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक भी योगदान रही। इसको और ज़्यादा वैज्ञानिक बनाने पर जोर दिया गया और मानवीय विषयों को, यानी मानव से संबंधित विषय को भी इस लोक प्रशासन में जोड़ दिया गया, क्योंकि लोक प्रशासन को चलाने वाले मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय व्यवहार ही होते हैं। क्या समझ में आ गया कि नहीं? अब बात करते हैं अपनी चौथी एज लोक प्रशासन की। फोर्थ एज में लोक प्रशासन का विकास किस तरह से होता है? 4 एज का है 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर 1970 का जो दौर है वो लोक प्रशासन का दौर है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो सिद्धांतों को चुनौती दी जा रही थी उस सिद्धांतों का समाधान निकल गया। अब लोक प्रशासन अंत अनुशासनिक अध्ययन पर जोर दिया लगा, यानी लोक प्रशासन एक सेल्फ डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, उसको अंत अनुशासित बनाते हुए इस सब्जेक्ट को, इस अध्ययन को और ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हर सब्जेक्ट में कुछ गुणवत्ता होती है। तो लोक प्रशासन को अंत अनुशासनात्मक अध्ययन बनाने पर जोर दिया गया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे संबंधित चतुर्थ चरण में हर्बर्ट साइमन का नाम याद रखेंगे।
हर्बर्ट साइमन का नाम याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने इस चरण में काफ़ी कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं वो लोक प्रशासन के लिए की। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन को आधुनिक दृष्टिकोण देने में हर्बर्ट साइमन ने भी काफ़ी योगदान दिया है। और इनकी पुस्तक थी, जो ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ये पुस्तक थी 1947। स्पेलिंग का थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिहेवियर लिखा हुआ है, कुछ अलग वर्ड ना निकल जाए, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ से थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं, मुझे साउंड में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ओके, बी हाँ ठीक है, यही है। ओके, फिर भी आप देख लीजिएगा, मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ये एक बहुत ही पॉपुलर पुस्तक के रूप में आई। किसकी है? हर्बर्ट साइमन की है। इसको साइमन भी कह सकते हैं। 1947 में ये पुस्तक लिखी थी। और इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि मानव के व्यवहारों को प्रमुखता दी गई, यानी लोक प्रशासन के विकास को योगदान देने में ये मील का पत्थर साबित हुई। और साइमन के दृष्टिकोण से लोक प्रशासन को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र से जोड़कर अध्ययन के क्षेत्र में विस्तार किया गया। और लोक प्रशासन अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में प्रतिस्थापित होने वाली थी, क्योंकि प्रशासन के मानवीय पहलुओं और लोक नीति के आदर्शों को संबंध रखा गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रशासन के मानवीय पहलुओं और लोक नीति, प्रशासन की मानवीय प्रशासन, देखिए, प्रशासन के मानव से जुड़े व्यवहारों को लोक प्रशासन में जोड़ा गया, क्योंकि देखो नाम क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, और हर्बर्ट साइमन ने इसमें योगदान दिया। तो इस तरह से ये मानवीय, यानी एक मानव के क्या क्या चीज़ें, उससे जुड़े क्या मूल्य, अर्थ, क्या पहलू हैं, उनको यहाँ पे अध्ययन में शामिल कर दिया गया। और इस तरह से अगर मैं बताऊं तो इस अध्ययन की शुरुआत काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें मानवीय पहलुओं के साथ लोक नीति के आदेशीकरण को अपनाया गया। ये क्लियरली हो गया, समझ में आ गया। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और इस तरह से लोक प्रशासन को एज मानव के इर्द गिर्द उनके पहलुओं से, इसी तरह से उनके आदेशों से, उनके योगदान के और उनका व्यवहार को लोक प्रशासन में महत्व दिया गया। तो लोक प्रशासन एज एक महत्वपूर्ण अनुशासनिक विषय के रूप में आई और उसके अंतर्गत मानव से जुड़े पहलुओं और उससे संबंधित अनुशासनात्मक अध्ययन के ऊपर जोर दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट स्टेज, जब हम बात करेंगे वर्तमान लास्ट स्टेज, जब लोक प्रशासन अपने वर्तमान अस्तित्व में आज पहुंच चुकी है, तो वो स्टेज है पंचम चरण। और ये चरण स्टार्ट होता है 1971 से वर्तमान चरण। अब वर्तमान में लोक प्रशासन का अध्ययन क्या है और किस तरह से वो आगे बढ़ी है, क्या अचीवमेंट हुई है। तो देखिए, नवीन लोक प्रशासन एवं नवीन लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य, यानी अब ये नवीन लोक प्रशासन के रूप में प्रमुख हुई है। और इसके अंदर मैं बताऊं, आप ध्यान रखिएगा कि लोक प्रशासन के विकास के इस चरण में योगदान देने वाले अगर विद्वानों को नाम याद रखना चाहें तो एक तो आप याद रखिएगा वाल्डो, क्या याद रखिएगा, वाल्डो, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा याद रखिएगा फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स, फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स, ये दो विद्वान हैं जो आप लोक प्रशासन के नवीन दृष्टिकोण से जुड़े याद रखें। और इस तरह अगर मैं कहूँ तो लोक प्रशासन को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाने में और लोक प्रशासन को तुलनात्मक का मतलब होता है कंपैरेटिव, ठीक है ना। लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया था। लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया। और अगर मैं आपको कहूँ कि लोक प्रशासन में नवीन दृष्टिकोण को काफ़ी सपोर्ट करने वाले विद्वान है वो फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स है। और उसने लोक प्रशासन को एज ए कंपैरेटिव सब्जेक्ट के रूप में भी अपनाने पर जोर दिया गया, क्योंकि वर्तमान में तुलनात्मक अध्ययन वो जरूरी होता है, तो लोक प्रशासन को तुलनात्मक अध्ययन के रूप में शामिल करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा
लोक प्रशासन के विकास के वर्तमान दौर में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों को लोक नीति के विश्लेषण की चिंता से ग्रस्त तो देखा गया था, लेकिन अब लोक प्रशासन के अध्ययन में राजनीतिक और नीति निर्धारक प्रक्रिया तथा विशेष लोक कार्यक्रम के अध्ययन पर ध्यान दिया जाने लगा। यानी वापस दोहरा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, राजनीतिक नीति निर्धारक प्रक्रिया। अब लोक प्रशासन को क्या माना जाता है? राजनीतिक नीति निर्धारक प्रक्रिया के रूप में ये सब्जेक्ट है वो काम करती है। या इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि लोक प्रशासन है वह नीति निर्धारक प्रक्रिया में योगदान दे रही है और विशेष लोक कार्यक्रमों के अध्ययन पर ध्यान दिया जाने लगा। तो अब आपको चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से बेहतर समझ में आ रही होगी कि राजनीति के अंतर्गत अपन लोक प्रशासन को पढ़ रहे हैं, तो ये लोक प्रशासन एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के तौर पे है और ये नीति निर्धारक प्रक्रिया के रूप में काम में आती है और विशेष लोक प्रशासन के कार्यक्रमों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1968 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन को नवीन लोक प्रशासन के अभिवृद्धि से समृद्ध किया गया। लोक प्रशासन का ये जो दौर था वो आधुनिक दौर कहा जाने लगा और नवीन लोक प्रशासन जो है वह प्रशासन की मूल्य मुक्त व्यवस्था को अस्वीकृत कर दिया गया। जो पहले बताया गया था मुक्त, आपको सेकंड एज में बताया था लोक प्रशासन मूल्य मुक्त है, लेकिन ये व्यवस्था को अब नकार दिया गया, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, प्रशासन को मूल्य मुक्त व्यवस्था को अस्वीकृत करता है। मूल्य मुक्त यानी लोक प्रशासन में मूल्यों को वैल्यू नहीं दी जाना, ये गलत था और इसीलिए ये हम कहेंगे और बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि मूल्य मुक्त व्याख्या को अस्वीकृत किया गया। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? लोक प्रशासन अब एक वर्तमान यूजफुल और एक बहुत ही नवीन परिप्रेक्ष्य में, नवीन मैनेजमेंट के रूप में ये सब्जेक्ट उभर कर सामने आई। और अगर आपको मैं बताऊं तो वर्ल्ड को नवीन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए नवीन लोक प्रशासन का जनक कौन है, वर्ल्डो। कौन है? वर्ल्डो। याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप पहले से इसको ध्यान रखें। पूरा नाम है इवाइड, ठीक है ना। इवाइड वर्ल्डो ने नवीन लोक प्रशासन को महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी तरह से फेरिक मैरिन और जॉर्ज फ्रैंकलिन और भी काफ़ी विद्वान थे। लेकिन वर्तमान नवीन लोक प्रशासन है वह लोकशयन विचारधारा और प्रबंधवाद पर आधारित है। ये जो इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। नवीन लोक प्रशासन है वह लोकशयन विचारधारा, लोकशयन विचारधारा। नवीन लोक प्रशासन किस पर आधारित है? नवीन लोक प्रशासन है वो लोकशयन विचारधारा और प्रबंधवाद। तो इस तरह से लोक प्रशासन का विकास होता है। अपना पॉइंट टॉपिक था अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास किस तरह से हुआ है और इस चारों पॉइंट में क्या क्या चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को वापस देख लीजिएगा और फिर भी समझ नहीं आया तो आपके पास कमेंट है, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। दोबारा आपसे मिलते हैं महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।